हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर। आप सभी का स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 11 क्लास 11 फिजिक्स की शुरुआत। चलिए तो बात करते हैं क्लास 11 फिजिक्स की, जिसका चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, या हिंदी में हम बोलेंगे इसे भौतिक जगत। ये जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11 का, ये फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। यहां आप जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति क्या है, फिजिक्स में कौन कौन से सिद्धांत नियम लागू होते हैं या उन नियमों का आधार क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो साइंस के अन्य स्ट्रीम है जैसे मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उन सब से फिजिक्स के क्या रिलेशंस होते हैं, फिजिक्स का कार्यक्षेत्र क्या है, भौतिकी का कार्यक्षेत्र क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन से आविष्कार किए हैं भौतिकी के अंतर्गत, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड है एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। यहाँ केवल इंट्रोडक्शन है। अगर परीक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम देखें या सोचें तो इस चैप्टर का उतना महत्व नहीं होता है, मगर यदि हम सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं कि हम आने वाले कक्षाओं में क्लास 11th में, क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे या भौतिकी के कौन कौन से ब्रांचेस के बारे में हमको पढ़ना है, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जहाँ आपको सारी की सारी चीज़ें एक छोटे से यूनिट में आपको मिल जाती है कि आपको क्या आगे पढ़ना है, किस तरह से चैप्टर्स आपके आने वाले हैं उनकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, वो सारी चीज़ें आखिरी में देखेंगे हम। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड की, भौतिक जगत की। भौतिक जगत बोलते हैं तो ये भौतिक जगत होता क्या है, फिजिकल वर्ल्ड क्या है? फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक जगत, हमारे आसपास की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भौतिक जगत में आती है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, आग हो, वायु, ध्वनि, जो साउंड्स हैं, सारी की सारी चीज़ें, और जितनी भी क्रियाएं हमारे आसपास में होती है, हवा का तेज चलना, पानी का बरसना, इंद्रधनुष का बनना, ज्वालामुखी का फटना, कहीं अतिवृष्टि का होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड कहलाती है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, घर में हम करंट देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फिजिकल वर्ल्ड में मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो हम पढ़ना चाहते हैं, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो फिजिक्स है वो आता है बेटा साइंस के अंतर्गत। साइंस विज्ञान 9th क्लास 10th क्लास में आपने साइंस की बुक पढ़ी है, ठीक है, एक आप साइंस की बुक पढ़ते थे। तो साइंस होता क्या चीज़ है? साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, या उसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। लैटिन वर्ड होता है साइंटिया। साइंटिया का मीनिंग होता है हिंदी में जानना, या इंग्लिश में हम बोलें तो बोल सकते हैं टू नो। किसी भी विषय को जानना या किसी विषय का ज्ञान होना ही विज्ञान कहलाता है। कोई भी विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक टेबल हो सकता है, एक दीवार हो सकता है, लाइट हो सकता है, कोई भी विषय, कोई भी चीज़ हो, हवा हो सकती है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो उसके बारे में जो हमारी पूरी नॉलेज है, संपूर्ण ज्ञान होता है, वही विज्ञान कहलाता है। तो हमारी आसपास की चीज़ों के बारे में जो नॉलेज लेना होता है वो विज्ञान कहलाता है। तो साइंस को अगर हम डिफाइन करें तो हम हिंदी में बोल सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो नॉलेजमेंट होता है वो कहलाता है साइंस। ठीक है, या हम बोल सकते हैं साइंस क्या होता है? एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। किसी भी विषय का जो सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, संपूर्ण जो ज्ञान होता है वह साइंस कहलाता है।
हम आगे पढ़ते जाएंगे, आपको बहुत सारे उदाहरणों से समझाते चलेंगे कि साइंस होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो साइंस के अंतर्गत हमको दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है फिजिकल साइंस, और जो दूसरा चीज़ होता है वो होता है बायोलॉजिकल साइंस। एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आप पढ़ेंगे फिजिक्स जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, साथ ही आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री, मैथ्स। वैसे ही बायोलॉजिकल साइंस में आप पढ़ेंगे बॉटनी और जूलॉजी, जो बायोलॉजिकल साइंस के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जैसे बॉटनी है, बॉटनी में और जूलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट जो होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ेंगे। अगर आपने क्लास 10th के बाद में साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत मैथ्स लिया है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ेंगे। अगर आपने बायोलॉजी चॉइस किया है तो आप बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी में ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बॉटनी और जूलॉजी। साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट ऐड होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो बाकी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलते जाएगा कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलिए हम बात करते हैं फिजिक्स की। जो हमको पढ़ना है उस चीज़ की बात करते हैं हम, फिजिक्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है फिजिक्स। हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना इंटरेस्ट लेंगे आपको पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर में है। अगर आप फिजिक्स में मेहनत कम करते हैं या उन बेसिक चीज़ों को समझ नहीं पाते तो फिर ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। मगर जो स्टूडेंट शुरू से अच्छी तैयारी और जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उसके फंडामेंटल हैं, उनको अच्छे से पकड़ के चलेंगे, उनको अच्छे से समझते हुए चलेंगे, उनके लिए बहुत ही मज़ेदार साबित होने वाला है फिजिक्स या भौतिकी। मैं आपके साथ हूँ, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं फिजिक्स की दुनिया में, भौतिक जगत में। देखते हैं आपको ये कितना इंटरेस्टेड लगता है, मज़ा आने वाला है आगे हमको फिजिक्स पढ़ने में, भौतिकी पढ़ने में। ठीक है, आप फॉलो करते चलिए मुझे। चलिए तो बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स होता क्या है? बोलते हैं जो फिजिक्स है, फिजिक्स शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड फिजिक्यू, जिसका अर्थ होता है, बोलता है प्रकृति या नेचर। तो अगर हम परिभाषा के रूप में बोलेंगे कि फिजिक्स है क्या, तो बोल सकते हैं प्रकृति और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाएं या प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स होता है। जितनी भी प्रकार की प्रकृति में घटनाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। जैसे गति है, मालूम है सारी चीज़ें गतिशील हैं, बहुत सारी चीज़ें कैसी है, रेस्ट के पोजीशन पर है, विराम की अवस्था में है। ध्वनि है, साउंड है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ये सब फिजिक्स है। जैसे मैं हूँ, आपसे इतना दूर हूँ, फिर भी आपके पास आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप की स्क्रीन में आप मुझे देख पा रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये सारी चीज़ें फिजिक्स के द्वारा ही संभव हुई है। ये फिजिक्स के सिद्धांत है, फिजिक्स की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसकी तकनीक है, इन सारी चीज़ों के द्वारा ही ये जो है संभव हुआ है कि हम और आप आज आमने सामने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के अंतर्गत देखते हैं। जितनी सारी चीज़ें हैं हम आपको एक के बाद एक आपको समझाते चलेंगे। तो अगर आप बोलें कि सर फिजिक्स को हम परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करें, तो बोल सकते हैं फिजिक्स, मैंने बताया हिंदी में फिजिक्स क्या है, प्रकृति और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है, भौतिकी कहलाता है। या अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं फिजिक्स क्या बोलेंगे बेटा? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड इट्स फिनोमेना। ठीक है, जो नेचर और उसके आसपास की चीज़ों के बीच में जो रिलेशंस होती है उसको डिस्क्राइब करता है, वो कहलाता है फिजिक्स। या अगर आपको अदर वर्ड में बोलना है, दूसरे शब्दों में बोलना है, तो आप बोल सकते हैं कि भौतिकी के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा और
उनमें होने वाले अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? द्रव्य और ऊर्जा और उनसे होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। तो दो शब्द मैंने बोला यहाँ। सबसे पहले जो वर्ड यूज किया वो है द्रव्य, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। और दूसरी जो चीज मैंने बताया वो है ऊर्जा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है एनर्जी। चलिए हम देखते हैं क्या चीजें होती है, ठीक है। देखिए, आपको अगर कुछ भी चीज समझ नहीं आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे आकर बता सकते हैं, ठीक है। क्या है, मैं भी रेगुलरली ऑफलाइन क्लासेस लेते आया हूँ, ऑनलाइन मोड पर मैं अभी आ रहा हूँ। हो सकता है कुछ वर्डिंग्स में या कुछ जल्दबाजी में कुछ छोटी मोटी मेरी से गलतियाँ हो सकती हैं। आप जो भी सलाह देंगे वो मैं आगे आपको उस चीज़ों को मैं फॉलो करते चलूँगा। तो चलो देखते हैं बेटा, मैंने बताया आपको, ठीक है, बेटा बोल रहा हूँ, किसी को बुरा मत मानना, हम लोगों की आदत होती है टीचर्स की, सामान्यतः जो स्टूडेंट होते हैं इनको बेटा बोलने की। चलिए हम देखते हैं जो फिजिक्स की मैंने परिभाषा बताया। फिजिक्स के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा और उनमें होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो क्या होती है द्रव्य? द्रव्य मैटर, द्रव्य मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव्य किसे कहते हैं? जो क्या करता है? स्थान घेरता है। द्रव क्या है? जो स्थान घेरता है या जिसका क्या होता है, बोलते हैं कुछ वॉल्यूम होता है, वो चीज़ क्या कहलाती है? वो द्रव्य कहलाती है। फिर ये द्रव्य जो मैटर है उनको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहला भाग है वो होता है ठोस। ठोस सॉलिड मालूम है आपको, ठोस जिसकी एक निश्चित आकार और आकृति होती है। इसके जो परमाणु है बोलते हैं एक निश्चित क्रम में होते हैं और एक निश्चित क्रम में एक निश्चित आकार में होते हैं और बहुत ही जो प्रबल सहसंयोजक बंधों से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मालूम है, NaCl की संरचना आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जो ठोस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो ठोस है वो पढ़ेंगे। वैसे ही द्रव, लिक्विड, द्रव क्या होता है? द्रव जिसके अणु जो रहते हैं, द्रव का भी क्या होता है? द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव को हम जिस बर्तन में डाल देते हैं वो उस आकार का हो जाता है। हाँ, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार जैसे बर्तन का आयतन होगा उसी प्रकार द्रव का आयतन होता है, ठीक है। और ये जो द्रव के अणु हैं, जो परमाणु हैं, वो ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक दूर पर होते हैं और इसके संयोजक बंध भी कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। गैस की बात करते हैं। गैस जो होती है ना तो इनका आकार होता है और ना ही इनका कोई निश्चित आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। इसके अणु क्या होते हैं? बहुत अधिक दूर दूर होते हैं और जो बंध होते हैं बहुत ही दुर्बल होते हैं। तो द्रव्य जो मैटर होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन फॉर्म में होते हैं और गैस। अब बात करते हैं ऊर्जा, एनर्जी। मालूम है ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज़ें हैं समस्त में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं व्याप्त हैं, बोलती है। बहुत सारी ऊर्जा के बारे में आप पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा में आप गतिज ऊर्जा देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है जिससे विभिन्न प्रकार के सेल चलते हैं, नाप की ऊर्जा है, और भी बहुत प्रकार की ऊर्जाएँ हैं। उनका हम अध्ययन अभी फिजिक्स में करेंगे। तो ऊर्जा पृथ्वी में या ब्रह्मांड में स्थित समस्त चीज़ों में ऊर्जा होती है। या हम अगर डेफिनेशन देखें ऊर्जा की तो बोल सकते हैं कि किसी कार्य को करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोई भी चीज़ है, ये एक स्केल ही है, मान के चलिए अगर मैं इसको उठा रहा हूँ तो मेरे पास इतनी ऊर्जा है कि मैं इस स्केल को आसानी से क्या कर सकता हूँ? उठा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी ऊर्जा कहलाएगी कि मैंने इसको उठा लिया। बोलोगे साइड में दीवार है, बोलो दीवार को धक्का मारिए, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है कि मैं दीवार को क्या कर सकूं? धक्का मार सकूं, ठीक है। तो कोई कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो फिजिक्स में हम मुख्य रूप से यही चीज पढ़ते हैं, जो द्रव्य है, ठोस, द्रव, गैस और ऊर्जा के मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन
ने एक समीकरण दिया है जो द्रव्य और ऊर्जा में संबंध को बताता है। वो रिलेशनशिप होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखिए चीजें बहुत आसान है। E फॉर एनर्जी ऊर्जा, M फॉर मास, C फॉर ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान के मध्य एक रिलेशनशिप बताया, वो समीकरण दिया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। इसके बारे में हम फिजिक्स में आगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप समझ जाइए फिजिक्स में हम द्रव्य और ऊर्जा और उनके मध्य होने वाले अंतर क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ओके, हम अब यहाँ बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे हम देखते हैं फिजिक्स और उनकी विभिन्न शाखाओं के बारे में। फिजिक्स को मेनली दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहला पार्ट होता है वो है क्लासिकल फिजिक्स। वो क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं 1900 ईस्वी के पूर्व जो फिजिक्स में जो सिद्धांत नियम बनाए गए उन्हें हम क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, किसके पहले? इस 1900 ईस्वी के पहले जो नियम बनाए गए थे। और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स 1900 ईस्वी के बाद का जो फिजिक्स है वो कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। उसे हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, आप मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम जो सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में हम जो सबसे पहली चीज़ देखते हैं वो होता है मैकेनिक्स, या इसे बोलते हैं हिंदी में यांत्रिकी। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के जो वस्तुओं की गति है, उसकी विराम की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार गति होती है, विराम की अवस्थाएं होती हैं, उसमें कौन कौन सी प्रकार की गतियाँ होती है, कौन कौन से प्रकार के ऊर्जाएं होती हैं। ये सारी अंतर क्रियाओं का अध्ययन आप मैकेनिक्स के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे आप? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में आप ऊष्मा है, ताप है, ऊष्मा और ताप में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कैसे उसका संचरण होता है, कौन से नियम होते हैं, ये सारी चीज़ें आप थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत दिखेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है ऑप्टिक्स। प्रकाश की जो लाइट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ आप ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, किस प्रकार से प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाती है, कौन कौन से नियमों का पालन करती है, वो सारी चीज़ें आप ऑप्टिक्स में देखेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यहाँ आप विद्युत और चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत
में होने वाली सारी क्रियाओं के बारे में, और विद्युत और चुंबक में कैसे संबंध होता है, दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, किस प्रकार से विद्युत चुंबक मिलकर आपस में कार्य करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आविष्कार हुआ दोनों से, ये सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंतर्गत देखेंगे। वैसे अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में के अंतर्गत आप देखेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, सापेक्षिकता का सिद्धांत बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सापेक्षिकता का सिद्धांत। एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें आप एटॉमिक साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, ये है न्यूक्लियर फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। सॉलिड स्टेट मटेरियल्स, ये भी आप मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इन सारी चीज़ों को अभी आपको डिटेल नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। अभी हम बारी बारी से चैप्टर वाइज यही सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लास 11 क्लास 12 के फिजिक्स में हम पढ़ाते चलेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में दोनों फिजिक्स हम देखेंगे, क्लासिकल फिजिक्स भी और मॉडर्न फिजिक्स भी। वहाँ हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें होती है, फिजिक्स की ब्रांचेस होती है, इनमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और सारी चीज़ें हम आपको आगे बताते हुए चलेंगे। चलिए आगे हम देखेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ बोलते हैं या फिजिक्स लॉ। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सबसे जो पहला चीज़ होता है यहाँ वो होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, क्या होता है साइंटिफिक एटीट्यूड? बोलते हैं कि तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित होती है, उसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। यहाँ तर्क का अर्थ है विचार, और जो प्रायोगिक तथ्य जो हमने लैब्स में किए हैं या जिनको हमने प्रयोग करके देखा है, उन तथ्यों पर जो हम अपनी विचारधारा बनाते हैं वो कहलाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है परिकल्पना। परिकल्पना, जैसे हम परियों के बारे में कल्पना करते हैं, ठीक है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ मैं। हम देखेंगे परिकल्पना क्या होता है। जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, उनको सही साबित करने के लिए जो हम कार्यकारी नियमों को बनाते हैं या उन तथ्यों को, प्रयोगों को देखने के लिए जो हम नियम का उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? वो परिकल्पनाएं कहलाती है। वो क्या कहलाती है? परिकल्पनाएं कहलाती है। इसी के अलावा हमारे पास में अगला जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक नियम। वैज्ञानिक नियम क्या होता है? वैज्ञानिक नियम उन सामान्य कथनों को जो यह बतलाते हैं, बोलता है वे कथन जो यह बतलाते हैं कि प्रकृति किस प्रकार से व्यवहार करती है, प्रकृति जो है किस प्रकार से व्यवहार करती है वो बतलाती है, वो वैज्ञानिक नियम कहलाते हैं। मतलब जो प्रकृति जिन नियमों का पालन करती है या प्रकृति में जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? वैज्ञानिक नियम कहलाती है। ये नियम प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं को परिलक्षित करते हैं या बताते हैं उसके बारे में। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं वैज्ञानिक नियम को। हमने पढ़ा हुआ है साइंस में कि दो जो पिंड होते हैं, कोई भी दो पिंड हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक आकर्षण बल से क्या करते हैं? बोलता है आकर्षित करते हैं। आपने पढ़ा है कौन सा आकर्षण बल होता है? ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। मालूम है ना, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकें तो वापस कहाँ आता है? वो पृथ्वी पर आ जाता है। क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण
बल के कारण से। वैसे ही दो अलग अलग पिंड जो है एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसी बल के लिए एक बल को हम एक सूत्र से दिखाते हैं। यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान अगर हम m1 m2 ले लें, बीच का जो डिस्टेंस है उसे d ले लें, तो क्या होता है, बोलता है जो फोर्स बनता है F वो इन मास के m1 m2 के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी होता है उसके वर्ग की क्या होता है, बोलता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू फार्मूला बन जाता है m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। ये कौन सा बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ये कहाँ से हमको प्राप्त हुआ, प्राकृतिक नियम से या प्रकृति के नियमों से प्राप्त हुआ। अगर यहाँ हम एक क्वेश्चन बोलें कि ये दोनों पिंड एक दूसरे को ही आकर्षित क्यों करते हैं, प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते, तो इस प्रश्न का यहाँ मेरे पास में कोई आंसर नहीं है, ना ही किसी और के पास में कोई आंसर है कि ये प्रतिकर्षित नहीं करते। क्योंकि ये क्या है, ये नेचर से है, ये प्रकृति है। प्रकृति से हमको पता चला कि दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करते। हम इन नियम को क्या बोल सकते हैं, वैज्ञानिक नियम बोल सकते हैं। जो प्राकृतिक नियम है या प्रकृति के नियम है वही नियम वैज्ञानिक नियम कहलाते हैं। इन नियमों को हम चेंज नहीं कर सकते या हम इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, इसमें किसी भी प्रकार का हम संशोधन नहीं कर सकते। इसी प्रकार और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, दो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। ये भी आप लेके चल सकते हैं। आप बोलेंगे सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण ही क्यों होता है, आकर्षण क्यों नहीं होता, तो इसका भी हमारे पास में कोई आंसर नहीं है। तो ये सारे वैज्ञानिक नियम हैं जिन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते। यहीं से हम आगे देखेंगे सिद्धांत, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने देख ली, अब हम आगे देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, जो भौतिकी के विभिन्न कार्यकारी नियम हैं उनकी व्याख्या सिद्धांत से की जाती है या थ्योरेटिकल रूप से की जाती है। सिद्धांत, थ्योरी, सिद्धांत थ्योरी क्या बोलता है, भौतिक निकायों के व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए जो कार्यकारी नियम बनाए जाते हैं, जितने भी भौतिक निकाय हैं, जो फिजिकल सिस्टम हैं, उनके व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो सिद्धांत या क्या कहलाते हैं, थ्योरी कहलाते हैं। हाँ, जैसे वैज्ञानिक नियम के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, वैज्ञानिक नियमों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, मगर हम सिद्धांत और थ्योरी को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमें यहाँ भी एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं बेटा। जैसे सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस थे, उन्होंने बताया कि जो विभिन्न ग्रह हैं, जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, वो सारे के सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं, ठीक है, मालूम है आपको। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये सारे ग्रह वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं, मगर बाद में जब वैज्ञानिक केपलर आए तो उन्होंने अपना नया जो सिद्धांत है, थ्योरी, वो दिया कि ये जो सारे ग्रह हैं सौरमंडल के, वे पृथ्वी के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर ये वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा नहीं करते, ये दीर्घ वृत्ती एक इलिप्स के आकार की कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। वो नियम आज भी मान्य है। हम जब पढ़ते हैं ग्रहों की गति के संबंध में, वहाँ पढ़ते हैं कि सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो यही चीज़ है, सिद्धांतों को हम आपस में सिद्धांत जो हैं वो बदलते जाते हैं। कोई नए वैज्ञानिक आते हैं, वो नई खोज करते हैं, तो सिद्धांत क्या हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत में अंतर क्या है। तो वैज्ञानिक नियम वही है जो प्रकृति के नियम हैं, उनकी व्याख्या करने वैज्ञानिक नियम बनाए गए हैं, उनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वो शाश्वत है, सत्य हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि सिद्धांतों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं उनके द्वारा हम सिद्धांतों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे वैज्ञानिक विधि। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में जो ज्ञान होता है, बोलता है, ठीक है। देखिए क्या देखना है हमको, वैज्ञानिक विधि के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। तो बोलता है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में, ठीक है,
ज्ञान प्राप्त करने की जो सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। जितनी भी प्रकृति है, प्राकृतिक घटनाएं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की जो व्यवस्था है वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। इस वैज्ञानिक विधि के मुख्य जो चरण होते हैं वो सबसे पहला चरण होता है वो होता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। जब भी हम प्रकृति की किसी घटना के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण लिए जाते हैं। वो आता है आपका क्रमबद्ध प्रेक्षण में। ठीक है, आंकड़े इकट्ठा करना, उसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराना, वो सारी चीजें आती है क्रमबद्ध प्रेक्षण में। दूसरा होता है परिकल्पना का नियम। जिस भी घटना के बारे में हमने विभिन्न आंकड़े इकट्ठे किए हैं, अब उन पर प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों को बनाना होता है। वो नियम जो होते हैं, नियम का बनाना जो होता है वो कहलाता है परिकल्पना का निर्माण। फिर उन नियमों के आधार पर हम उन घटनाओं पर कुछ परीक्षण करते हैं, जिसे बोलते हैं परिकल्पना का परीक्षण। टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहलाती है परिकल्पना का परीक्षण। और फिर इन सब चीज़ों से जो चीज़ें निकल कर आती हैं उसे हम अंतिम सिद्धांत बनाते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है या कौन कौन से नियमों से वो वर्क कर रहा है। इस अंतिम सिद्धांत पे हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों को बताइए। मैंने बताया क्रमबद्ध प्रेक्षण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, अंतिम सिद्धांत। जो भी प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का हमको अध्ययन करना होता है, उसका ज्ञान लेना होता है, उनके आंकड़ों को इकट्ठा करना क्रमबद्ध प्रेक्षण कहलाता है। उन आंकड़ों पर को प्रयोग करने के लिए या उनका प्रेक्षण लेने के लिए जो नियमों का हम निर्माण करते हैं वो कहलाता है परिकल्पना का निर्माण। फिर लैब्स में या अन्य जगहों पर उन पर परीक्षण किया जाता है वो कहलाता है परिकल्पना का परीक्षण। और इन सारी चीज़ों से जो हम अपनी थ्योरी निकालते हैं या जो निष्कर्ष निकालते हैं वो कहलाते हैं अंतिम सिद्धांत। तो ये 4 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, अब मैं इस चैप्टर में अंत की ओर चलता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ भौतिकी का, उसके विभिन्न जो अन्य जो शाखाएं हैं विज्ञान की, उससे संबंध बताया गया है। तो वही देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिकी का गणित से संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। भौतिकी और गणित दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बोल सकते हो कि ये एक राम लक्ष्मण की जोड़ी है। एक के बगैर दूसरा अधूरा है, दूसरे के बगैर पहला अधूरा है। अगर आपको भौतिकी को समझना है तो आपको गणित को समझना पड़ेगा, गणित का ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप भौतिकी को अच्छे से समझ नहीं सकते। वैसे ही ठीक है, भौतिकी के लिए गणित बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम गणित में जितने भी सूत्र पढ़ते हैं, जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं, उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके भौतिकी के विभिन्न जो सिद्धांत हैं उनको डिराइव करते हैं। ठीक है, उनकी गणितीय हम व्याख्या कर सकते हैं। तो भौतिकी और गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। बोला गया है कि जो भौतिकी है वो गणित के बगैर अधूरी है। अगर हम गणित अच्छे से नहीं समझते तो हमको भौतिकी भी अच्छे से समझ नहीं आएगी। भौतिकी जो होता है मूलभूत विज्ञान होता है, जो मेन विज्ञान है या मुख्य विज्ञान है वो भौतिकी होती है। तो हमको गणित को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम मैथ्स नहीं जानते तो फिजिक्स हम नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से फिजिक्स को समझना है तो सबसे पहले आपका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है
ठीक है, वो आप अपना कवर कीजिए, वो आप अपना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कवर कर लीजिए, ठीक है, तो आपको आसान हो जाएगी। मैं आपको के लिए जो आने वाले वीडियोस हैं लेकर आऊँगा, चैप्टर नंबर 0, वहाँ हम देखेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। वहाँ डिटेल में मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। वहाँ मैं आपको जो भी आपने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथम है, ठीक है, डिफरेंशियल है, इंटीग्रल कैलकुलेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जितने फार्मूले हैं सारे के सारे फार्मूले मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक लेकर चलूँगा चैप्टर नंबर 0, जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में। आप ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा, चैप्टर नंबर जो हम 0 लेकर आएंगे, ओके। और वैसे ही सेकंड नंबर, भौतिकी का रसायन। रसायन मालूम है आपका जो महत्वपूर्ण एक और सब्जेक्ट है, ठीक है। भौतिकी का रसायन से भी संबंध होता है, ठीक है। आप फिजिक्स में बहुत सारे केमिस्ट्री के जो पार्ट हैं, जैसे परमाणु हैं, अणु हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दोनों में सिमिलर होती है, ठीक है। जैसे हम परमाणु भौतिकी पढ़ते हैं, नाभिकी भौतिकी पढ़ते हैं, विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दोनों में भी आपस में बहुत ही संबंध होता है भौतिक का, किससे? रसायन के साथ में, ठीक है। भौतिकी का किसके साथ में संबंध होता है? रसायन के साथ में संबंध होता है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम भौतिकी का किससे संबंध देखेंगे हम? जीव विज्ञान से। तो बायोलॉजी से भी भौतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। भौतिकी के अंतर्गत जितने भी उपकरण बनाए गए उन सभी का प्रयोग आप जीव विज्ञान बायोलॉजी में करने वाले हैं। जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किसकी देन है? वो भौतिकी की देन है। किसकी देन है? भौतिकी की देन है। वहाँ आप माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो जो माइक्रोस्कोप रहता है किस प्रकार से कार्य करता है या कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, लेंसेज कैसे उसके वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आप भौतिकी में भी देखेंगे, ठीक है। तो भौतिकी का और जीव विज्ञान का भी आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। और वैसे ही अगर हम बात करें इन दोनों के अलावा, तो भौतिकी का हम और भी भूगोल से भी संबंध निकाल सकते हैं। भूगोल में क्या होता है, जो अंतरिक्ष विज्ञान हम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जो अंतरिक्ष में विभिन्न ग्रह हैं, पिंडों हैं, उनका अध्ययन हम टेलीस्कोप की सहायता से करते हैं। तो भौतिकी और भूगोल में भी आपस में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप होता है। तो ये सारी रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, आपको बुक्स में आपको स्टडी करने के लिए मिलेगा। तो महत्वपूर्ण बात है, एक और रिलेशन होता है किसके साथ में? भौतिकी का समाज के साथ। समाज मतलब हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है किसके साथ में? फिजिक्स के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो सोसाइटी होता है, फिजिक्स इन रिलेशन विथ सोसाइटी, ठीक है। देखिए कैसे संभव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी मैं और आप जिस माध्यम से हम लोग इंट्रोड्यूस हुए एक दूसरे के आमने सामने हैं, वो माध्यम कैमरा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी सहायता से यहाँ लाइट्स जल रही हैं, फैन जल रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो साउंड माइक से आपको सुनाई दे रही है। ये सारी चीज़ें, ये सब भौतिकी की देन है। एवरीथिंग जो हम अपने आसपास देखते हैं, सारी की सारी चीज़ें भौतिकी के कारण ही संभव है। अगर हम और आप आज के समय में एक दूसरे के आमने सामने ना होते हुए एक दूसरे के बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये किसके द्वारा संभव हुआ? ये फिजिक्स के द्वारा ही संभव हुआ। टीवी देखते हैं, टीवी में सिग्नल मालूम है आपको सैटेलाइट से आते हैं। सैटेलाइट का संचालन कहाँ से संभव हुआ? ये भौतिकी से संबंध हुआ। हम क्या करते हैं, लंदन में कोई मैच होता है, वो मैच हम घर में लाइव देखते हैं, 1-2 सेकंड के इंटरवल में हम वो मैच लाइव देख पाते हैं। ये सब सैटेलाइट के द्वारा, ये सब भौतिकी के आविष्कार है, भौतिकी की देन है। घर में हम बिजली का उपयोग करते हैं, पंखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से इतनी सारी मशीनें चलाते हैं। ये सारी की सारी मशीनें जो है वो भौतिकी की ही देन है। तो ये भौतिकी ने हमारे लाइफ को, हमारे समाज को एक बहुत ही
सुविधाजनक बना दी, हमारी लाइफ आसान कर दी है, मान के चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भौतिकी के अंतर्गत ही आती है। मैंने बताया आपको एवरीथिंग, जितनी चीज़ों के बारे में हम बात करें वो बहुत ही कम है। कंप्यूटर है, आपके लैपटॉप्स हैं, सारी चीज़ें ये फिजिकल वर्ल्ड में आती हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे आसपास में देखिए बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, वो मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं, ये सब भौतिकी की देन है। तो आप अपने आसपास सराउंड में देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भौतिकी की देन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो आपका सब्जेक्ट है बेटा भौतिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे से इंटरेस्ट लेकर इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे या इस पर इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सारी चीज़ों को आप एग्जाम्पल से समझते चलिए। ये तो मैंने थोड़ा सा चैप्टर जो हड़बड़ी में किया हुआ है, आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दी, फटाफट बोलते गया। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको एक एक चीज़, आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 0 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको भौतिकी को समझना है तो आपको मैथ्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं बात बोल रहा हूँ। अधिकांशतः बच्चों को परेशानी होता है जिनको मैथ्स अच्छे से नहीं आता है। अक्सर बायो वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे बाद में कवर कर जाते हैं, मैथ्स में सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। जो बच्चे बायोलॉजी लिए रहते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों पर दिक्कत होती है। तो मेरा ये क्लास सभी के लिए, जो मैथ्स लिए बायो लिए उन सभी के लिए। आप अच्छे से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तब आपको फिजिक्स समझ में आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट अपने वीडियोस में, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे जो बेल आइकन है उस बटन को दबाइए, और मेरे और भी जो वीडियो आने वाले हैं उन सभी को आप फॉलो करते चलिए। मेरा वादा है आपसे, एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत ही मज़ा लेकर फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको सारी चीज़ें A to Z अच्छे से समझ आने लगेंगी। ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा आप सभी के लिए। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके, बाय।